जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवीन सर की जो नायक सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 10 और सेट नंबर 11 का हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे थोड़ा, और चैनल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि हम लोग एजुकेशन को और बेहतर बना पाएं। इसी से चलते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इनगर क्लासेस पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना पहला प्रश्न है, तेयम किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? जो तेयम है वह किस राज्य की धार्मिक कला शैली है? अगर बात की जाए एम की, कहीं पे भी आपको एम शब्द लिखा दिख जाए तो यह कहाँ का होगा? तो वह होगा केरल का। क्या केरल राज्य का है। इसके अलावा कौन कौन सी कला शैलियाँ केरल में प्रचलित हैं? जैसे कृष्णाटम हो गया, चवनीटी टकामी हो गया, ताल मल्लाडे हो गया। जो ताल मंडाडे है कर्नाटक और केरल दोनों जगह का है। कहाँ का? केरल और कर्नाटक दोनों जगह का है ताल मडले। और इसके साथ है आपका बिल्लू पाट। जो बिल्लू पाट है यह भी केरल और तमिलनाडु दो राज्यों का है। इसी के साथ कुछ गुजरात के हैं, जैसे गरोड़ा हो गया और रासलीला हो गया। ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। आंध्र प्रदेश का बुर्रा कथा हो गया और ओगू कथा हो गया। वही उत्तराखंड का रम्माण हो गया। क्या? रम्माण। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कि बतुकम्मा, जो बतुकम्मा किस किस राज्य का उत्सव है? जो बतुकम्मा उत्सव है वह किस राज्य का है? तो है तेलंगाना राज्य का। किस राज्य का है? तेलंगाना राज्य का है। तेलंगाना राज्य के अन्य त्योहार कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? जैसे बोनालू हो गया, अल्लाई वलाई हो गया, मेघराम यात्रा हो गया, नागोबा नागोबा यात्रा हो गया, समक्का सरक्का यात्रा हो गया। ये सारे के सारे तेलंगाना राज्य के महत्वपूर्ण उत्सव है। तेलंगाना के इसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण उत्सव है? वो है तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु राज्य की बात की जाए तो चित्राथी हो गया, थाईपुसम हो गया। वहीं केरल की बात की जाए तो तिरुसुपुरम हो गया, निशांगदी हो गया। उड़ीसा का रजपर्व हो गया, बलि यात्रा हो गया। क्या? बाली यात्रा। ये सारे के सारे उड़ीसा के हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, शीपिंग स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक, ये कौन सी स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू जो नामक पुस्तक है ये किसकी है? तो ये पी चिदम्बरम की पुस्तक है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। जैसे यशवंत सिन्हा की पुस्तक है इंडिया अनमेड। वहीं प्रमण मुखर्जी की पुस्तक है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन। हामिद अंसारी के सिटीजन्स एंड सोसाइटीज, प्रतिभा पाटिल के राइज इंडिया, शीला दीक्षित की है माई टाइम माई लाइफ, मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडियाज। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसके साथ बढ़ते अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस यूटी का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो किसका जनसंख्या सबसे घनत्व कम था? तो वो था अंडमान निकोबार। किसका था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। अगर वो यूटी में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो दिल्ली का है। कितना है? 11,297। अगर राज्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राज्य की बात की जाए तो वह बिहार में। कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर
स्क्वायर। वहीं अगर दूसरे नंबर पर कौन आता है तो आता वेस्ट बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल 1028। वहीं सबसे कम की बात की जाए तो है अरुणाचल प्रदेश, राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, क्या राज्य में अरुणाचल प्रदेश है, और यूटी में अपना अंडमान निकोबार है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहेन किस में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो यह किस खेल से संबंधित है। यदि सिंपल भाषा में इस प्रश्न को पढ़ा जाए तो है किस किस खेल में से संबंधित है, तो है मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से है। इन्होंने ओलंपिक में इंडिया को बॉक्सिंग में क्या पदक दिलाए थे। अगर बात की जाए इनके अलावा बॉक्सिंग में किन किन ने इंडियन बॉक्सिंग में ओलंपिक में किन किन ने पदक जीते। अगर पहले पदक की बात की जाए तो पहला पदक जीता है विजेंद्र सिंह ने। कब जीता है? वो जीता है 2008 में। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। वहीं दूसरे नंबर की बात की जाए तो मैरी कॉम 2012 में, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था 51 केजी वेट में। और अगर वहीं तीसरे नंबर की बात की जाए तो 69 केजी में 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अगर बात की जाए 2023 की वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो जो 2023 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है इसमें कौन सा मेडल जीता है भारत? तो वो जीता है गोल्ड मेडल। ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए खेल रत्न अवार्ड 2021 किसे मिला है, तो ये भी मिला है लवलीना बोरगोहेन को। किसको? लवलीना को ये मेडल भी मिला है, खेल रत्न अवार्ड। अगर पूछा जाए एशियन गेम्स 2023 का ध्वज वाहक कौन था, तो ध्वज वाहक भी यही थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, खेलों में उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है। खेलों के उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो है मिजोरम। कौन है? मिजोरम। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला है इम्फाल, मणिपुर में। इम्फाल की राजधानी क्या है? मणिपुर। कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 2018 में। कब? 2018 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, किस वर्ष सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, तो कब किया गया था? सांची को किया गया था 1989 ईस्वी में, 1989 में। यह किस राज्य में है? तो यह एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कुछ और, जैसे खजुराहो की बात की जाए, खजुराहो को कब जोड़ा गया, तो इसको भी 1986 में जोड़ा गया। और भीमबेटका की गुफाएं बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में। इनको कब जोड़ा गया? तो इनको जोड़ा गया 2003 में। किसमें? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। अगर वही पूछ लिया जाए महाबली के स्मारकपुरम यह किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में। और इनको यूनेस्को में कब जोड़ा गया, तो इनको यूनेस्को में जोड़ा गया 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में। बात की जाए हम्पी की, तो हम्पी को कब जोड़ा गया, तो 1986 में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। पट्टदकल के जो समूह है इनको कब जोड़ा गया यूनेस्को में, तो इनको जोड़ा गया 1987 ईस्वी में। और ये किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक राज्य में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं, तो कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं जनवरी 2024 के अनुसार? तो वो है 189। कौन है? 189। अंतिम देश कौन सा है? अंतिम देश जो जुड़ा है वो है नोरू। कौन सा? नोरू कितने नंबर का? 189वें नंबर का है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है अजय बंगा। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 ईस्वी में। और इसने जो काम स्टार्ट किया था वो किया था 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक से एक प्रश्न और बनता है, यह किस सम्मेलन से या कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसकी वजह से विश्व बैंक की स्थापना करनी पड़ी, तो वो हुआ था
ब्रिटेन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यूएसए में हुआ था। इसी सम्मेलन के उपरांत विश्व बैंक की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक का या वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगर पूछा जाए कि विश्व बैंक है इसमें सबसे सर्वाधिक शेयर किसका है, तो वह है यूएसए का 16.81%। अगर इसका एक अन्य नाम भी है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो कौन सा है, वह है IBRD। क्या है, IBRD। इसके अंग कितने हैं, विश्व बैंक के अंग कितने हैं, यह जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है, वो है राष्ट्रपति की योग्यताओं से। किससे, राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित है। अब देख लेते हैं हम इसमें राष्ट्रपति की से संबंधित सारे के सारे अनुच्छेद। राष्ट्रपति को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो है पकानी को का द्वयोदशम। क्या, पकानी को का द्वयोदशम। आर्टिकल कौन कौन से हैं राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति की जो आर्टिकल है वो है 52 से लेकर 61 तक। कितना, 52 से लेकर 61 तक, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल। अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 52 क्या है, तो आर्टिकल 52 है पद, राष्ट्रपति का पद। वहीं आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रमुख। क्या, कार्यपालिका का प्रमुख। वहीं अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 54 क्या कहता है, तो आर्टिकल 54 में है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 कोटा, किस आधार पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, इस प्रकार का कोटा है इसमें। वहीं आर्टिकल 56 कहता है कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष के लिए। आपको बताना है कि राष्ट्रपति यदि बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दे, तो कितने महीनों या कितने दिनों के अंदर दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वहीं बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। आर्टिकल 57 कहता है दोबारा निर्वाचन, कि उसका दोबारा निर्वाचन कब होगा, तो कितने माह या कितने दिनों में दोबारा निर्वाचन होगा। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या होंगी। वहीं आर्टिकल 59 कहता है दशाएं, क्या क्या दशाएं हैं। आर्टिकल 60 में है शपथ, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेगा, राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बन जाते हैं वो 60 और 61। जैसे 60 में शपथ है, वहीं 61 में महाभियोग है। क्या है, महाभियोग, राष्ट्रीय पर महाभियोग। आपको बताना है कि आज तक कितने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया गया है। जो महाभियोग लिया गया है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत आती है, तो वो आती है आर्टिकल 72 के तहत। कौन सा आर्टिकल है, वह आर्टिकल 72। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है, तो वो कर सकता है 123 आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने की बात की जाए, तो वह आर्टिकल 143 है। कौन सा, 143, सुप्रीम कोर्ट को सलाह। भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति किसे कहा जाता है, तीनों सेनाओं का सेनापति किसे कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ चलते हैं उपराष्ट्रपति की ओर। उपराष्ट्रपति, अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 तक। क्या, आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 69 तक आर्टिकल। इसकी जो महत्वपूर्ण ट्रिक है, बहुत ही पुरानी ट्रिक है, और इससे आपका उपराष्ट्रपति के सारे उपराष्ट्रपति से बनने वाले आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे। जैसे उसका निकास सा। जैसे ऊ से उपराष्ट्रपति का बंद, सा से सभापति, राज्यसभा का सभापति होगा। का से कार्य, नी से निर्वाचन, का से कार्यकाल,
सात से समय और सात से शपथ। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उपराष्ट्रपति से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो आरोपी कौन लगाता है? तो आरोप कौन लगाता है? तो आरोप कौन लगाता है? कौन लगाता है? तो संसद का कोई भी सदन यह आरोप लगा सकता है। संसद का कोई भी सदन यह आरोप लगा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव के लिए, आरोप लगाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसमें उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना बहुमत कितना होना चाहिए? तो 2/3 का बहुमत होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पहले महाभियोग की सूचना दे देनी चाहिए? तो वह 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले इस बात की सूचना या नोटिस, महाभियोग का नोटिस राष्ट्रपति को मिल जाना चाहिए। वहीं आपसे पूछा जाए कि जो नोटिस होगा, जो प्रस्ताव होगा उस पर हस्ताक्षर कितने लोग होंगे? तो जो उस दिन जितने भी मेंबर उपस्थित होंगे, राज्यसभा लोकसभा में जितने भी, संसद में जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे, उनका 1/4 लोगों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए, तभी वह प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्तियां जो भारत में ज्यादातर एग्जामों में पूछी जाती हैं। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जाए, राज्यपाल की बात की जाए, वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, महान्यायवादी की बात की जाए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए, इन सभी पदों की नियुक्ति कौन करता है? इन सभी पदों की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है? तो बैलेट पेपर से किया जाता है, न कि ईवीएम मशीन के द्वारा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी की जाती है? वो की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना की जाती है। कौटिल्य के अन्य नाम क्या क्या हैं? एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो कौटिल्य के अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य का शिष्य कौन था? तो चाणक्य का जो शिष्य था, जिसने अखंड भारत की नींव डाली, या ऐसे कहें अखंड भारत को सजाया, वह कौन था? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वो कौन थे? वो थे सम्राट अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक। आपसे पूछा जाए कि सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला है? तो अशोक का नाम किस अभिलेख में मिला है? तो वो मिला है जो गुजरा अभिलेख है, जो मध्य प्रदेश में, इसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। मास की, उदय गोपाल और नेटर, ये जो जितने भी ये जो चार अभिलेख हैं, जिसमें अब
जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिला है। अशोक के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अहिरौरा 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 अभिलेख कहाँ का है, तो यह उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। वही ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटक में, सारनाथ अभिलेख उत्तर प्रदेश में, गिरनार अभिलेख गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगर आपसे पूछा जाए जो कालसी अभिलेख है यह कहाँ पर है, तो यह है उत्तराखंड में। वहीं धौली धौली और जौगढ़ अभिलेख कहाँ पर है, तो यह है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम अभिलेखों को खोजा किसने था, तो सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो वो खोजा था टी फैंतलर ने। किसने? टी फैंतलर ने इनको 1750 ईस्वी में खोजा था। अगर बात की जाए कि इनको पढ़ा किसने था, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने इसको पढ़ा था। अभिलेखों की शिलालेखों की बात की जाए तो जो अशोक के अब तक 14 शिलालेख, 7 स्तंभ और 3 गुहा लेख मिले हैं। इनमें 14 शिलालेख, 7 स्तंभ और 3 गुहा लेख मिले हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। जो कलिंग युद्ध हुआ था उसका विवरण हमें कौन से वे नंबर के अभिलेख से मिलता है, तो वो 13वें नंबर के शिलालेख द्वारा मिलता है। क्या? 13वें नंबर के शिलालेख के द्वारा मिलता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि 261 बीसी में दया नदी के किनारे शासक जो कलिंग है वो जो कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 261 बीसी में। कहाँ हुआ था? दया नदी के किनारे। उस समय शासक कौन थे, तो वो थे पद्मनाथ। कौन थे? पद्मनाथ। अगर बात की जाए कलिंग की राजधानी क्या है, तो जो कलिंग की राजधानी है वह तोसली। क्या है? तोसली। इसके साथ बढ़ते अगले प्रश्न की। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए वह गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कितनी है? 1722 मीटर। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर। इसका विस्तार कहाँ से है? इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यह किन राज्यों में है? तो इनका जो विस्तार है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 3 राज्य और एक केंद्र शासित राज्य में है। केंद्र शासित प्रदेश में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? जो वेम्बनाड झील है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। क्या? यह केरल राज्य में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी झील है। क्या? सबसे लंबी झील है। कितनी है? 96.5 किलोमीटर। 96.5 किलोमीटर की यह झील है। वहीं तमिलनाडु की कुछ महत्वपूर्ण झील है, जैसे पुलिकट झील, कोलेरू झील, सोलाबरम झील। यह कहाँ की है? तो यह कहाँ की? तमिलनाडु की। वहीं कोलेरू झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वहीं बेलानदूर कहाँ की है? वह कर्नाटक की। कहाँ की है? कर्नाटक की। वहीं हुसैन सागर और नागार्जुन पूछ लिया जाए तो तेलंगाना की। कहाँ की? तेलंगाना की। लोनार और पोर्ट झील पूछा जाए तो महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। वहीं जयसमंद और फतेह सागर पूछा जाए तो ये किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। वही भीमताल और रकास ताल कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। रेणुका और चंद्रताल किस राज्य में है? तो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हॉगेनकल्स जलप्रपात किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो है कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी जो ये डैम है ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है। ये जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कावेरी नदी पर जलप्रपात और हैं, जैसे
विश्व समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह भी कावेरी नदी पर है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। और यह एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह, और यहीं पर इसी जलप्रपात पर एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह भी बनाया गया था। कब? 1902 ईस्वी में। कब? 1902 ईस्वी में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह कुंचिकल। यह किस नदी पर है? तो यह बाराही नदी पर है। कौन सी नदी पर? बाराही नदी। किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। कितनी? 455 मीटर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की एकमात्र गोरुख झील मानी जाने वाली चालकुंडी झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। वहीं भारत की सबसे बड़ी चाकार झील की बात की जाए, तो ये कौन सी है? ये कांवर झील है। कौन सी? कांवर झील है। किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में स्थित है। आपको बताना है बिहार की राजधानी क्या है। कर्नाटक की राजधानी भी आपको कमेंट बॉक्स में छापनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत के कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। वहीं आपसे पूछा जाए महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। वहीं भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वह कच्छ गुजरात में। ये किससे संबंधित है? तो ये जंगली गधों से संबंधित है। किससे संबंधित है? जंगली गधों से संबंधित है। वहीं अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो वो है बोर वन्य जीव अभ्यारण्य। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र की राजधानी भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। आपको वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो पसंद आ रही हो और आपके लिए महत्वपूर्ण हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए जो किसली अगर पूछा जाए कि किसली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में। पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में। वारनगपरा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। वहीं पोबीतोरा कहाँ है? असम में। कोरिंगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? कोरिंगा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। गाहिर माथा कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कच्छुओं के लिए, कच्छुओं की प्रजाति के लिए यह वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आई टू वाइट आई डू वाइट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं वो है रघुराम राजन। इनकी एक पुस्तक और है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कौन सी है? थर्ड पिलर्स। कौन सी है? थर्ड पिलर्स। दुबरी सुब्बा राव की एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। वो कौन सी है? हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। उर्जित पटेल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो है ओवर डेप्थ। कौन सी? ओवर डेप्थ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, आरबीआई किस अधिनियम पर कार्य करता है? आरबीआई किस अधिनियम पर कार्य करता है? तो आरबीआई का जो अधिनियम है वो है आरबीआई अधिनियम 1934। कब आया था? 1934 में आरबीआई ने इस पर अधिनियम बनाया। अगर पूछा जाए कि बैंककारी विनियमन अधिनियम कब आया? तो वो आया 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में सरकारी प्रतिभूति विनियम एक्ट कब आया? तो वो आया 2006। और साथ में अगर बात की जाए भारतीय सिक्का एक्ट या अधिनियम कब आया? तो वो आया 2011 में। कब? 2011 में। अगर पूछा जाए पीएसएस एक्ट
कब आया? तो यह आया 2007 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है कि जनवरी 2024 तक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। अगर पूछा जाए कि सिडबी की स्थापना कब हुई है, तो सिडबी की स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 ईस्वी में। एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1988। 1988 एक्ट के तहत 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं एस शिव सुब्रमण्यम रमन। अगर पूछा जाए सेबी 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 की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1980 में। कब? 12 अप्रैल 1980 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में। अगर वही नाबार्ड के बारे में पूछा जाए तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई वो हुई 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर भी इसका मुंबई रहने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछा जाए रोमन पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जा सकता है? तो क्या मापा जा सकता है? वो मापा जा सकता है तापमान। अगर आपको कोई तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है C/5 सेंटीग्रेड अपॉन 5 सेंटीग्रेड/5 बराबर F माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। कितना? फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। इस सूत्र के व्याप पर आप तापमान से बनने वाला कोई भी प्रश्न हल कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है किस अम्ल के कारण मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार होता है? या कौन सा अम्ल मांसपेशियों की थकान का जिम्मेदार होता है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। इसी के साथ चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं, क्योंकि हवा में क्या मौजूद रहता है? हवा में वह किसके साथ क्रिया या अभिक्रिया करती हैं? तो यह करती है सल्फर के साथ। सल्फर के साथ अभिक्रिया करने के बाद चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। कैसी? काली पड़ जाती हैं। शरीर का कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? क्या पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो किसमें होता है? यकृत में। और यही यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी होती है? वो होती है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। क्या? लीवर कहा जाता है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण कौन करता है? अमोनिया और यूरिया का निर्माण भी यकृत ग्रंथि करती है। कौन? यकृत ग्रंथि करती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है प्राणी जगत में किस जीव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो किसके होते हैं? तो पक्षी, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। अगर पूछा जाए सार्क जो मछलियां होती हैं इनमें कितने कक्ष होते हैं? तो इनमें 2 कक्ष होते हैं। वहीं छिपकली के बारे में पूछ लिया जाए या छिपकली की प्रजाति के बारे में पूछ लिया जाए तो उसमें 3 कक्ष होते हैं। कितने? 3 कक्ष होते हैं। वहीं मनुष्य के बारे में पूछा जाए तो इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप लोगों को पता है कि वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें अध्ययन से संबंधित कि किस चीज में किसका अध्ययन किया जाता है या किस में किसका अध्ययन किया जाता है। इससे एक प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे बात की जाए माइकोलॉजी की, तो माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। किसका? कवक का अध्ययन करते हैं। वहीं अगर प्रोटोजोआ का अध्ययन की बात की जाए
तो माइक्रोबायोलॉजी में प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। कीट का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या एंटोमोलॉजी। अगर छिपकली के अध्ययन की बात की जाए सोरोलॉजी। वृक्ष एवं झाड़ियों की बात की जाए तो क्या होगा, डेंड्रोलॉजी। क्या होगा, डेंड्रोलॉजी। शैवाल की बात की जाए तो फाइकोलॉजी, फल पोमोलॉजी। और एंथ्रो को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोलॉजी को कहते हैं हम पुष्प अध्ययन के लिए हम एंथ्रोलॉजी का प्रयोग करते हैं। वहीं से अगर सरीसृप की बात की जाए तो वो क्या होगा, हर्पिटोलॉजी। क्या, हर्पिटोलॉजी। क्या होगा, हर्पिटोलॉजी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पांडवोला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया है। विशेष भू विरासत घोषित किया है। यह किस राज्य में है, तो यह तेलंगाना राज्य में। यह तेलंगाना राज्य में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन इस्माइल एक्स। ऑपरेशन इस्माइल एक्स यह किससे संबंधित है, तो यह बाल मजदूरी, जो 3480 बाल मजदूर को मुक्त कराने से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है, वो किया है उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा रहा है। और यह नारा आपको 2024 का जो 17 और 18 को पेपर हुआ था उसके 2 सेटों में आपको देखने को मिला था। उसके 2 सेटों में आपको यही सेम नारा देखने को मिला था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति किस राज्य में लागू हुई थी, तो वो हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य में। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में यदि पूछा जाए आदि योगी शिव की 242 फीट की मूर्ति कहाँ पर बनाई जा रही है, तो वो बनाई जा रही है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगर वहीं पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है या कहाँ पर है, तो वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। इन चारों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या, इन चारों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है सेट नंबर 11, प्रश्न नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है, वह घोड़े मोदनी को हम योद्धा नृत्य के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी हैं, वो कौन सी है, वो है गौफ, जागोर, खोल ढकनी, शिगमो उत्सव कहाँ का है, शिगमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है गोवा में। कहाँ पर, गोवा में। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टोन्याएल, भूसौल और फुगड़ी ये किससे संबंधित हैं, तो ये गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। गोवा की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है, जो एक मंदिर के परिषद में किया गया था, तो किससे संबंधित है, कली किस में आ रहा है, तो कथकली में। किसका है, कथकली का।
इसके कुछ संबंधित और हैं, कौन कौन से? नल चरित नाटक, नल चरित नाटक, आकाश तत्व का प्रतीक, आकाश तत्व का प्रतीक। जैसे कथा का मतलब होता है कहानी, कथा का मतलब होता है कहानी, वही कली का मतलब होता है नाटक, कली का मतलब होता है नाटक। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नृत्य को दोबारा दोबारा जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है बी मेनन और मुकुंद राजा को। इसको बी मेनन और मुकुंद राजा को। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। जब अगला प्रश्न है, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की है, नृत्य विद्यालय की स्थापना की है। वो किया गुरु विपिन सिंह। कौन है? गुरु विपिन सिंह। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुर में कहाँ पर खोली गई है? तो वो खोली गई है इम्फाल में। कहाँ? इम्फाल में। कहाँ पर है? तो वह इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी क्या है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ अगर पूछा जाए कि सृजन विद्यालय कहाँ है, तो यह है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993-94 ईस्वी में, 1993-94 ईस्वी में। इसी के साथ शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में, यह है नई दिल्ली में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बिक्कू विनायकरम एक वादक हैं। और क्या वादक हैं? तो एक घटक वादक हैं, यह एक घटक वादक हैं। घटक वादक और कौन कौन है? वो है टी एच विनायकरम। इनको घटक वादक का देवता भी कहा जाता है। क्या घटक वादक का देवता भी कहा जाता है? किनको? टी एच विनायकरम को। इसके अलावा गिरधर उड़प्पा टी एन राधाकृष्णन। वहीं पखवाज से संबंधित व्यक्ति पूछ लिए जाए तो भवानी शंकर और तोताराम शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण उत्सव है पोंगल और जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु राज्य में। वहीं कंबाला भैंसा दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किससे? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी संक्रमण जो त्योहार है वह कब मनाया जाता है? वह तो वह मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। मकरविलक्कू कहाँ का है? तो केरल का। उल्टा ताड़ी कहाँ का है? वह है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, पहला ऑस्कर पुरस्कार किस भारतीय को मिला? पहला ऑस्कर पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो वो मिला था भानु अथैया को। इसको भानु अथैया को। यह एक महिला है। इन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। गांधी मूवी के लिए। किस मूवी के लिए? गांधी मूवी के लिए। जो गांधी मूवी के निर्देशक या डायरेक्टर कौन थे? वो थे रिचर्ड एलन बरो। कौन? रिचर्ड एलन बरो। अगर पूछा जाए कि जो ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर पुरस्कार है, एक पहले कौन से पुरुष हैं या कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था? वो दिया गया था सत्यजीत रॉय को। उसके बाद 2023 में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स। 2023 में किस को मिला है ऑस्कर अवार्ड? तो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स और नाटू सॉन्ग, जो RRR या RRR मूवी का है। इसका RR मूवी का है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, फुटबॉल के गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 7.5
7.32 मीटर। कितनी? 7.32 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फुटबॉल का मैच होता है उस मैच की टाइमिंग कितनी होती है, तो उस मैच की जो टाइमिंग होती है वो होती है 90 मिनट। 90 मिनट एक किस तरीके से होती है? तो 45 मिनट का पहला राउंड होता है, फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है, फिर दूसरा राउंड 45 मिनट का होता है। अगर किसी कारणवश मैच में निर्णय नहीं हो पाया तो इस टाइम को 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? 30 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। गोल लाइन और पेनल्टी शूट के बीच की दूरी कितनी हो? जो गोल लाइन होती है और जहां से कोई भी खिलाड़ी पेनल्टी शूट लगाता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 12 गज। कितनी? 12 गज। अगर पूछा जाए कि फुटबॉल और क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो होते हैं 11। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर पूछा जाए कि जो फुटबॉल के जो मैदान होता है इसकी लंबाई चौड़ाई का क्या रेशियो रहता है, तो इसकी जो लंबाई रहती है वो रहती है 90 मीटर से लेकर 120 मीटर तक। चौड़ाई रहती है 45 मीटर से लेकर 91 मीटर तक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? जो बैडमिंटन नेट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 5.1 फुट। 5.1 फुट। अगर मीटर में पूछा जाए तो 1.55 मीटर। 1.55 मीटर। और जो मैदान की माप होती है, जो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 13.41 इंटू 5.18 मीटर। यह होती है एकल खिलाड़ी के लिए। बैडमिंटन का युगल खिलाड़ियों या जो जोड़ियों का मैच होता है उसके लिए इसकी लंबाई बढ़कर 40 × 20 फीट हो जाती है। कितनी? 40 × 20 फुट हो जाती है। अगर वहीं बैडमिंटन में जो कॉर्क होती है, जो बॉल होती है, या फिर जिसको हम चिड़िया बोलते हैं, उसका वजन कितना होता है? तो उसका वजन होता है 4.7 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक। कितना? 4.7 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक। नेट से सर्विसेज शॉट की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 1.98 मीटर। 1.98 मीटर। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। द बुद्ध एंड हिज धम्म। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो वो कौन है? वो है बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं वो कौन सी है? वेटिंग फॉर अ वीजा, द अनटचेबल, वहीं हु वर द शेड्यूल्ड। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है रिडलेस इन हिंदुज्म। अगर पूछा जाए कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किनकी है, तो वह है सुभाष चंद्र बोस की। इनकी सुभाष चंद्र बोस की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वह है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। कितने नंबर के हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। ये हैं 14वें नंबर के। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर के जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर के बीवी गिरी, चौथे नंबर के गोपाल स्वरूप पाठक और 5वें नंबर के बी डी जत्ती। आपको कमेंट में बताना है कि जगदीप धनखड़ से पहले भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? वो किया था ज्ञानी जैल सिंह ने।
क्या ज्ञानी जैल सिंह ने। और यह पहले पहले सिख राष्ट्रपति थे, यह पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल कितना था, तो जिनका शासनकाल था वो था 1982 से लेकर 1987 ईस्वी तक। कितना, 1982 से लेकर 1987 ईस्वी तक। इनके ही कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। कौन कौन सी हुई थी, वो हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में ही हुई थी। जो सिख दंगे हुए थे वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। समाहर्ता नामक अधिकारी अधिकारी का कार्य क्या होता है, अधिकारी का कार्य होता है कर निर्धारण करना। कर निर्धारण करना, क्या, कर निर्धारण करना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। मैग्नेस्टीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों का उल्लेख मिलता है, तो भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख मिलता है। कितने, 7 वर्गों का। कौन कौन सा, ब्राह्मण या अहीर, दार्शनिक, किसान, कारीगर, सैनिक, पर्यवेक्षण या पार्षद या सांसद। पार्षद को ही सांसद कहा जाता था। मैगनीज की जो पुस्तक है इंडिका, यह एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें विदेशियों की, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास की, जैसे किताब उल हिंद किसकी किसकी की पुस्तक है, तो वह है अल बरूनी की। किसकी, अल बरूनी की। अगर वहीं रेहला की बात की जाए तो यह है इब्न बतूता की। किसकी, इब्न बतूता की। यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर भारत का भूगोल किस 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 यात्री की या किस व्यक्ति की पुस्तक है, वह टॉलमी की। किसकी, टॉलमी की। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घात कहा जाता था, तो वो कहा जाता बिंदुसार को। किसको, बिंदुसार को। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं को हराने वाला। शत्रुओं को हराने वाला। आपको बताना है बिंदुसार का बेटा कौन था। और बिंदुसार किसका बेटा था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंदुसार का बेटा। जो बिंदुसार के बाद राजगद्दी पर बैठा उसका नाम क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वो है बनास और शिप्रा। आपको कमेंट में बताना है चंबल नदी है, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्य हैं, यह किन किन राज्यों में बहती है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। अगर पूछा जाए कि चंबल नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर पूछा जाए गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध है यह किन राज्यों में पड़ता है, तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान। प्रताप सागर राजस्थान में। कोटा बैराज भी आपका राजस्थान में। वहीं जवाहर सागर भी आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। आपको एक ऐसा बांध बताना है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की कुछ प्रमुख झीलें हैं, यह किन राज्यों से संबंधित हैं। आपको पता है कि ज्यादातर वनडे एग्जाम में ज्योग्राफी से झीलें या नदियों से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। हम लोगों ने धीमे धीमे नदियां तो कवर कर ली हैं, कुछ नदियां बची हैं, वो भी हम आगे वाले प्रैक्टिस सेटों में कवर करेंगे। अब शुरू करते हैं हम झीलें। जैसे अगर पूछा जाए कि बुलर झील किस राज्य में है, तो बुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य में है। अगर पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, वो भी है बुलर झील। अगर पूछा जाए बारापाती झील कहाँ है, मेघालय में। डल झील कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। लोकटक झील कहाँ है, वह मणिपुर में। और जो लोकटक झील है यह उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील है। और दुनिया का एकमात्र नेशनल जो तैरता नेशनल पार्क है, काबुल नामजाऊ, यह भी किस झील पर है, तो यह भी हमारा लोकटक झील पर है। किस पे, लोकटक झील पर।
काबुल नाम जाओ जो तैरता नेशनल पार्क है, यह भी दुनिया का एकमात्र जो लोकटक झील पर स्थित है। अगर वहीं पूछ लिया जाए जो नागिन झील है, नागिन झील यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए मानसबल झील भी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तिस्सुगुमो झील है, जो हिमनद झील है, यह किस राज्य में है, तो यह सिक्किम राज्य में। आपको बताना है कमेंट में सिक्किम की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण झीलों की ओर। जैसे मेघालय की कुछ महत्वपूर्ण झील कौन सी है, वह उदयनी झील, पंजाब की हरिकेश झील, गुजरात की खरोटा झील। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की प्रमुख झीलों की बात की जाए तो सिलोई कहाँ पर है, नागालैंड में, पालक कहाँ पर है, मिजोरम में, चंदुबी असम में, वहीं सांगेतसर अरुणाचल प्रदेश में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है, जो हुंड्रू जलप्रपात है वह किस नदी के किनारे स्थित है। अगर हुंड्रू जलप्रपात की बात की जाए तो सुवर्ण रेखा नदी पर कब, झारखंड में, रांची झारखंड में यह स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर। अगर आपसे पूछा जाए कि हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास बनाया गया है, तो यह बनाया गया है संबलपुर शहर के पास में बनाया है। किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर। वहीं आपसे पूछा जाए कि जो हीराकुंड बांध है इसे रामसर साइट में कब जोड़ा गया था, तो इसे जोड़ा गया था 2021 में, इसे रामसर साइट बनाया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कुछ जलप्रपातों की ओर। अगर पूछा जाए कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है, अगर गोवा राज्य की बात की जाए तो गोवा राज्य में एक जलप्रपात है जिसको हम दूध सागर के नाम से जानते हैं। यह मांडवी नदी पर है। कौन सी, मांडवी नदी पर है। अगर पूछा जाए शिव सुंदरम किस नदी पर है, जो शिव सुंदरम बांध है या जलप्रपात है ये किस नदी पर है, तो ये कावेरी नदी पर है। कहां पर, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में। अगर पूछा जाए दुधमा जलप्रपात है यह कहां पर है, यह मचकुंड नदी पर उड़ीसा में। कहां पर, मचकुंड नदी पर उड़ीसा में। वही गोकाक घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। धुआंधार नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। वहीं कपिल धारा नर्मदा नदी पर, यह भी मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष जो कर होता है उसके कुछ निम्न उदाहरण है, या प्रत्यक्ष कर किन किन चीजों पर लगता है यह चीज आपको बतानी है। जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, या उपकार कर हो गया। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रत्यक्ष कर के रूप में जानते हैं। अगर आप अप्रत्यक्ष कर पूछ लिया जाए तो वो होते हैं राजगामी संपत्ति, सीमा शुल्क और जीएसटी आदि। ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाने जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन में जीबीए का अर्थ क्या होता है, तो जीबीए का अर्थ होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड। क्या, ग्रॉस वैल्यू एडिड। जीबीए किसके बराबर होता है, तो जो जीबीए होता है वो होता है जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर के बराबर होता है। जीबीओ को अपनाया कब गया था, तो जीबीए को अपनाया गया था 2015 में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक स्टॉफ कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई है, तो यह कहां पर है, तो यह कहां पर है, यह है चेन्नई में। कब बना था, तो यह बना था 3 जुलाई
3 जुलाई 1963 ईस्वी में। कब? 3 जुलाई 1963 ईस्वी में बना था। इसकी अगर पूछा जाए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब? 1935 ईस्वी में। आपको बताना है जो रिजर्व बैंक अधिनियम आया था ये किस वर्ष आया था? ये आया था 1934 ईस्वी में। कब? 1934 ईस्वी में। अगर रिजर्व बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। वहीं आपसे पूछा जाए कि 1937 से पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर स्थानांतरित कर कोलकाता से मुंबई कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक किस आयोग की सिफारिश पर बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। इसकी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर अगर इसके लोगों की बात की जाए तो इसके लोगों में एक बाघ है, क्या? एक बाघ है और 2 ताड़ के वृक्ष हैं। 2 ताड़ के वृक्ष हैं। अगर पूछा जाए जब यह बैंक बनी थी तो इसकी लागत कितनी थी, तब इसकी लागत 5 करोड़ रुपए थी। 5 करोड़ रुपए थी। इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो इसके जो जब बैंक बनी थी तब इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन यह भारतीय नहीं थे। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, वो थे सी डी देशमुख। कौन से? सी.डी. देशमुख। यह पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। कब? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के कौन है? वो है शक्तिकांत दास। कितने नंबर के हैं? वो है 25वें नंबर के। कितने? 25वें नंबर के। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? वो होते हैं 4। वो होते हैं 4। अगर पूछा जाए कि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है अपना आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। जो मौद्रिक नीति होती है इसमें जो समिति होती है उसमें सदस्य कितने होते हैं? उसमें सदस्य होते हैं 6। उसमें जो सदस्य होते हैं वो 3 आरबीआई के होते हैं और 3 केंद्र सरकार नियुक्त कर भेजती है। 3 केंद्र सरकार नियुक्त करके भेजती है। अगर पूछा जाए कि आरबीआई का जो केंद्रीय निदेशक मंडल होता है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 21 सदस्य होते हैं। 1 गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय से संबंधित व्यक्ति होते हैं, 10 नामांकित सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं और 4 स्थानीय कार्यालय से संबंधित व्यक्ति होते हैं। अगर पूछा जाए कि आरबीआई के जो 4 स्थानीय कार्यालय हैं वह कहाँ पर हैं, तो पहला दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तीसरा चेन्नई में और चौथा कोलकाता में है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, जो गलगड़ रोग है यह किस ग्रंथि की बीमारी है? यह किस ग्रंथ में होता है? यह बीमारी किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो पाई जाती है थायराइड ग्रंथि में। अगर पूछा जाए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो थायराइड ग्रंथि है वह किस आकार की होती है, तो यह तितली के आकार की होती है। कौन से? तितली के आकार की होती है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। या कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मधुमेह रोग। कौन सा? मधुमेह रोग। किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो आती है बीटा सेल्स की वजह से। किसकी? बीटा सेल्स की वजह से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह है नवीन जिंदल। कौन है? नवीन जिंदल को। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई है, तो यह की गई जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया है, तो वो किया गया है
शरद कमल को, किसको, शरद कमल को। और ये 19वें नंबर के ध्वजवाहक हैं। इन्हें 2023 में खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया था। कब, 2023 में इन्हें खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। एक किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है, या टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, पहली भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, वो थी पूर्णा बनर्जी। पूर्णा बनर्जी कब, 1920 में इन्होंने ध्वज फहराया था। इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इनके क्लासेस पर जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।